हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, SY BCom टैक्सेशन एंड अकाउंटेंसी, ओके, जो SY BCom सेमेस्टर 4 का अभी जो पेपर हुआ उस पेपर का हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी पेपर था। अगर किसी का नसीब अच्छा है और मैंने जो यूट्यूब पे जुलाई 2023 का पेपर यूट्यूब पे अपलोड किया था, ठीक है, ओके, मतलब जुलाई अगस्त का जो पेपर मैंने अपलोड किया था, ठीक है, सेम टू सेम वही पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। जिसका नसीब अच्छा है, जिसने देख के गए, वो सब पास आउट हो सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ सारे सॉल्यूशन। देखो, यहाँ पर जितने भी टॉपिक थे वो बहुत सिंपल है। अगर आपने बेसिक भी किया हो ना तो मेरे ख्याल से आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है। अगर ये पेपर अच्छा नहीं गया तो बेसिक आपका बिल्कुल वीक है। देखो क्या पूछा गया है कि ऑन द बेस ऑफ नेट एसेट, अगर आप नेट एसेट के बेसिस पे अगर वैल्यूएशन करते हो, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू निकलती है? तो नेट एसेट के बेस पे जो वैल्यूएशन होती है वो आंतरिक कीमत, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके, गुजराती में आंतरिक कीमत, ओके। देन सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ शेयर। देखो, ये तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट में दिया था कि वैल्यूएशन शेयर को जो अफेक्ट करता है ना, वो वाला टॉपिक पढ़ के जाना। मतलब शेयर ना मूल्यांकन ने असर करता परिबलों, ओके, ये सब करके जाना। तो देखो, ऑल ऑफ द अबव आएगा यहाँ पर, मतलब सभी इफेक्ट करते हैं, मतलब गुडविल, नेचर ऑफ बिजनेस, ये दोनों अगर आपको याद भी होना तो भी मतलब ऑल ऑफ द अबव टिक कर सकते हो। क्या ही बताए, मतलब दो चीज सही है तो बस बाकी सब भी सही होगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको बोला गया कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो 15% ऑफ बेसिक पे है, वो भी अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अच्छा, अनरिकॉग्नाइज है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय रिसीव द बेसिक पे 12 lakhs। अब यहाँ पर आपने अगर ध्यान नहीं दिया है ना अनरिकॉग्नाइज पे, तो फिर आप गड़बड़ कर सकते हो। जिसने अनरिकॉग्नाइज पे ध्यान नहीं दिया होगा ना, वो क्या करके आएगा पता है? 36,000 टिक करके आएगा। नॉर्मली यहाँ पर 36,000 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 आ जाएगा, ओके। ये है ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको अगस्त 2023 का जो लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था ना सैलरी का, उसमें ये टॉपिक था। अगर किसी ने देखा हो, यूट्यूब पे भी अपलोड था, अगर किसी ने देखा हो ना तो बहुत अच्छे से काम हो गया होगा उसका। हाँ, ये तो ग्रेजुएटी के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि ग्रेजुएटी का मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना होता है। बोलो कितना होता है? 20 lakhs, ओके। तो ये 20 lakhs आपका मैक्सिमम ग्रेजुएटी का एग्जेम्पशन हो गया। उसके बाद बोला म्युनिसिपैलिटी वैल्यू फेयर रेंट ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ओके, वो है कितना? 12 lakhs। एंड आपके पास जो फेयर वैल्यू है वो भी आपको दे रखा है। और नेट एनुअल वैल्यू, देखो ये सब मोह माया है, ठीक है, ये सब आपको फंसाने के लिए दिया है ताकि आप फंस जाओ। पहला तो ये वर्ड पढ़ो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो नेट एनुअल वैल्यू 0, ओके। चलो, ये हो गया। उसके बाद है इफ अ लोन इज टेकन फॉर द रिपेयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन, और वो भी देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड के रिपेयर के लिए दिया, रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन। तो रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन कितना मिलेगा? 30,000। मैंने बोला था देखो, रिपेयर के लिए 30,000 और कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख, ओके। चलो, उसके बाद आपको बोला गया है कि इफ अ सप्लायर मेक अ सप्लाई फ्रॉम 2 स्टेट, ठीक है, 2 स्टेट से अगर सप्लाई करते हैं, 2 स्टेट से, ठीक है, तो क्या उसको दोनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तो यस, बोथ स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, बनने राज्यों में। चलो, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST इज नॉट अवेलेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो किसके अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं होगा? किसका? CGST का। ये आपको मैंने है ना, मेरा GST का जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको ये सब बताया था कि किसके अगेंस्ट GST को सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा SGST, ओके। उसके बाद ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है
कि यहाँ पर बोला ये गया कि 3,50,000 जो है ना, 3,50,000 वो आपकी एसेट है और ये लायबिलिटी है। तो मतलब 3,50,000, उसमें से 60,000 माइनस कर लो, 2,90,000, और उसके बाद 2,90,000 के बाद यहाँ पर ये जो है ना शेयर की रुपीज़ है, मतलब टोटल शेयर की वैल्यू है, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे ना तो 2,000 मिलेगा, 2,000। और 2,000 जैसे आएगा वैसे 2,90,000 डिवाइड बाई 2,000, 145 आपका फाइनली आंसर आएगा। उसके बाद ये तो बहुत ही सिंपल है कि रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द कंपनी इज 3 टाइम्स, ओके, 3 टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब क्या बोले कि रेट ऑफ डिविडेंड जो है और उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न से अगर मैं डिवाइड करता हूँ ना तो इसका आंसर आएगा 3 डिवाइड करने का। मतलब इनको डिवाइड करते हैं तो उसके साथ हमारे उसकी फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे यहाँ पर मेरा आंसर मिल जाएगा ₹30। सिंपल, ठीक है। मतलब सीधा 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो अभी आंसर आ जाता, 1 मार्क्स पूरा। और यहाँ पर लैपटॉप जो है वो कंपनी देती है। देखो मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप कंप्यूटर अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को दिया है, फिर वो कोई भी यूज़ हो, पर्सनल यूज़ हो या कुछ भी हो, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। ओके, उसका कोई टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू नहीं रहेगा। और मैक्सिमम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और वो भी 5,000। ओके, अब देखो यहाँ पर है ना, यूनिवर्सिटी को थोड़ा लिखना चाहिए था कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, मतलब लिखना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को पता है अगर आपने स्टडी किया है तो। इनकम फ्रॉम द सब लेटिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड सब लेटिंग। अच्छा, सब लेटिंग का जो इनकम है, सब लेटिंग जो इनकम है वो टैक्सेबल अंडर द हेड। देखो सब लेटिंग है यहाँ पर, ओके, सब लेटिंग होता है ना तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ जाता है। मतलब ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ जाएगा, सब लेटिंग होता है ना तो। ओके, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग जो होता है हाउस प्रॉपर्टी का, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है। चलिए, उसके बाद है इफ अ लोन इज बोरो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अगर आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिया, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ये तो बच्चों को आना चाहिए जिसने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है, 2 लाख रुपये। और पता है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, देखो मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई थी, देखो ये आपको बताया था कि आउटवर्ड सप्लाई होता है तो GSTR 1 आता है। ये मैंने पेपर यूट्यूब पे अपलोड किया है, जिसने देखा उसका फ़ायदा है कौन सा? GSTR 1। तो ये आ जाएगा GSTR 1। ओके, डन। तो देखो ये आपके MCQ है, कितने राइट पढ़ते हैं वो आप एक बार देखो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को नीचे मैसेज भी करो कि कितने मार्क्स आपके आते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर का कोर्स का एडमिशन अगर लेना है, ठीक है, जिसको लेना है, इच्छा जिसको होती है उनको 15 अप्रैल से हमारा, ठीक है, 15 अप्रैल से गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। 15 अप्रैल से गुजराती एंड इंग्लिश दोनों मीडियम का सेमेस्टर नंबर 5 का एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और बहुत ही कम प्राइस पे स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग की जो प्राइस रहेगी वो कम रहेगी। और जब भी आप कोर्स लेते हो तो इतना याद रखो कि आपको कोर्स का जो भी वैलिडिटी मिलता है वहाँ तक आपकी एग्ज़ाम कवर हो ही जाती है, ठीक है। मतलब जब तक आपका कोर्स रहेगा तब तक तो एग्ज़ाम आ ही जाएगी, ठीक है। तो उतना तो आपको वैलिडिटी मिलता ही है, तो आप ले सकते हो। और अपनी वैकेशन में भी अगर अच्छे से 1 या 2 चैप्टर भी अगर आप कंप्लीट कर ले तो अपने वैकेशन में प्रैक्टिकल के, अकाउंट्स के या स्टैट्स के, तो बहुत ही बेटर रहता है, ठीक है। फिर आपकी मर्जी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है? 12% और ये 8%। तो यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 8 करके इंटू 70 कर दो ना, तो ये मेरे को मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी। तो ये 105 आ रहा है।
अभी 105 आ गया और यहाँ पर फेयर वैल्यू दे रखी है, ध्यान रखना फेयर वैल्यू है और मुझे निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई 2। अब फेयर वैल्यू है 110, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो अपने को निकालना है, मार्केट वैल्यू 105 आ गया, ये रहा, और ये 2 करना, 2 सामने चला जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 220 और 105 माइनस करेंगे ना तो इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा 220 में से 105 माइनस 115, ये इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने किसी पुराने पेपर में करवाया था और इसका मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा बिकॉज मुझे पता है मैंने करवाया हुआ है। ये रहा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है। देखो यही बेनिफिट होता है कि जो स्टूडेंट्स पहले से कोर्स ज्वाइन करते हैं या तो जो स्टूडेंट पहले से पढ़ते हैं उसको सब पता है मैंने कहाँ कहाँ कुछ चीज़ करवाई है, ठीक है। फिर लास्ट मोमेंट पे आप अगर एडमिशन लेते हो फिर मेरे को मैसेज करते हो कि सर कौन सा वीडियो देखे इतने सारे लेक्चर में से, तो वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मैं भी इतना याद नहीं रखता हूँ कि 1000 वीडियो होते हैं तो 1000 वीडियो में से कौन से वीडियो में कौन सा चीज़ मैंने समझा है। यहाँ पर बीकॉम से लेके एमकॉम तक के वीडियो बनते हैं तो पॉसिबल नहीं होता, तो आप पहले से स्टडी करो, स्मूथली चलो तो बेटर होता है। चलिए उसके बाद है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी जो है वो 50,000 है और वो भी पर मंथ है, ओके। 20% ऑफ द डीएनएस अलाउंसेस मिलता है, 40% डीएनएस अलाउंसेस नॉट फॉर द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब 60% रिटायरमेंट का पार्ट होगा, ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल। ही ऑल्सो गेट रेंट फ्री अकोमोडेशन अहमदाबाद में, ओके। अहमदाबाद में बस जो पॉपुलेशन है ना वो 25 लाख से ज़्यादा होती है, नहीं होता है तो फिर हम यही समझते हैं कि 25 लाख से ज़्यादा वाली पॉपुलेशन, ओके। और ओन बाय द कंपनी, कंपनी का खुद का फ्लैट था या घर था, अकोमोडेशन था, वो आपको रहने के लिए दिया। तो आपको पता है कि BA-BC सैलरी का 15% निकालना होता है। तो यहाँ पर देखो 50,000 लगभग आपका मंथली था, मंथली 50,000 इंटू 12 करो 6 लाख आ गया। अब 6 लाख तो आपकी सैलरी आ गई, फिर डीएनएस अलाउंसेस जो है ना वो 6 लाख के ऊपर पहले तो 20% आपको मिलता है और उसका 60% ही रिटायरमेंट का पार्ट है। तो इसका 60% ही करो, मतलब पहले 6 लाख का 20% करो और फिर उसका 60% करो, 20% फिर 60%, तो ये आ गया 72,000, समझे। तो पहले 20% कर लो फिर 60% कर लो, ओके। यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक से, 6 लाख का 20% करो और फिर 60% कर लो, तो ये आ गया। और फिर इसको टोटल कर लो, 6 लाख और फिर 72,000, मतलब 6,72,000 कुछ आंसर आएगा। और फिर ये जो है ना उसमें देखो और तो कुछ है नहीं, जैसे और कोई BA-BC में जो बोनस कमीशन एनीथिंग कुछ नहीं है, तो बस इसका सीधा 15% करना है, इसका सीधा 15% है। ये 15% कहाँ से आया, तो वो रूल्स है, वो क्वेश्चन में नहीं लिख के देंगे, ये रूल्स है, रूल्स, ये रूल्स है। कितना आया 100800। चलिए उसके बाद आपको बोला गया है यहाँ पर कि इसके पास क्या है, रिटायरमेंट, अच्छा, ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम KK लिमिटेड, कांतीलाल जो है ना, कांतीलाल, वो 3 लाख रुपए ग्रेजुएटी ले रहा है और 5 लाख रुपए एज ए कम्यूटेड पेंशन ले रहा है। टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन निकालना, देखो पेंशन जो है ना, पेंशन जो है ना वो 3 लाख रुपए है और मैंने आपको बताया था इसमें एग्जेम्पशन कितना मिलता है, तो एग्जेम्पशन जितना मिलता है वो कितना मिलेगा, एक सेकेंड, यहाँ पर 5 लाख रुपए पेंशन आपको मिल रहा है, मैंने गलती से 3 लाख ले लिया, 5 लाख का पेंशन है। अब देखो यहाँ पर पेंशन जो है ना वो कितना % कम्यूटेट करके मिला वो नहीं दिखा, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि पूरा ही आपने ले लिया, 100% पूरा कम्यूटेट करवा लिया, तो 100% आपने कम्यूट करवा लिया ऐसा ही समझेंगे। तो इन केस ऑफ कम्यूटेड पेंशन जब आपको ग्रेजुएटी मिलती है ना तो उसका जो कम्यूटेड पेंशन होता है ना उसका कितना 1/3 पार्ट, ठीक है, 1/3 पार्ट जो है ना वो आपको एग्जेम्पशन में मिलता है। ये 1/3 पार्ट जो है वो आपको एग्जेम्पशन में मिलता है, लेकिन वो टोटल कम्यूटेड पेंशन जो आपका पॉसिबल था वो, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके। चलिए तो ये आपका हो गया 5 लाख का 1/3 करोगे ना तो कुछ अजीब सा आंसर 1666667 आ जाएगा, तो बाकी बचा जो है
वो आप टैक्सेबल कर लेना, 3333333 आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद अभी आप देखो तो यहाँ पर 2 घर दे रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हाउस 3 इज यूज फॉर द बिजनेस एंड 4th इज लेट आउट मंथली रेंट। ओके देखो 2 घर तो आप खुद यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा वाला घर तो छोड़ दो, बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। और चौथा वाला जो घर है ना उसमें मंथली रेंट मिल रहा है, तो बस हमें वो चौथे घर को पकड़ना है। म्यूनसिपालिटी वैल्यू, ओके तो म्यूनसिपालिटी वैल्यू 1 लाख है। लोकल टैक्सेस जो है वो कितना है, 10,000 है ईच हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हर एक घर का। कैलकुलेट द टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। देखो एक सीधी बात समझो, यहाँ पर आपका जो म्यूनसिपालिटी वैल्यू जो है ना वो 1 लाख है, और यही आपका क्या हो जाएगा, स्टेप 1 हो जाएगा। यही आपका स्टेप 1 हो जाएगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं स्टेप 1 में। फिर आपको पता है स्टेप 2 में आप क्या करते थे कि स्टेप 2 के अंदर आप करते थे कितना रेंट मिलता था। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इतना लॉन्ग नहीं जा रहा हूँ। मुझे पता है स्टेप 1 में बहुत सारी और चीज़ आती है, लेकिन वो है नहीं, इसलिए डायरेक्ट शॉर्ट में बता देते हैं, ख़त्म करते हैं। और जो उसको रेंट है ना वो 1,20,000 है। आपको पता है इन दोनों में से जो हायर होता है ना वो आप सिलेक्ट करते हो, तो इन दोनों में से हायर होता है 1,20,000, तो मतलब 120 आपका क्या हो जाएगा, GAV हो जाएगा। और उसमें से म्यूनसिपालिटी टैक्स माइनस करोगे 10,000 रुपये, और 1,10,000 आपका आंसर आ जाएगा, जिसको NAV बोलोगे। और इस NAV में से 30% तो आपको कायदे सर माइनस कर देना है, जिसका वैल्यू आ जाएगा 30, ठीक है। ये 30% माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 77,000 कुछ। ओके चलिए, और इसके बाद है हाउस प्रॉपर्टी हैविंग द म्यूनसिपालिटी वैल्यू जो है वो 1 लाख है, एंड इट्स लेट आउट एट द रेंट 20,000 पर मंथ, एंड इफ रेंट इज 30,000 रिमेनिंग अनरियलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट वुड बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही पूछा है, ओके सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूछा है। तो म्यूनसिपालिटी वैल्यू कितना है, 1 लाख है, और लेट आउट रेंट जो है ना वो 20,000 है पर मंथ का। इफ द रेंट 30,000 रिमेनिंग अनरियलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20,000 महीने का रेंट है, तो 20,000 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 2,40,000। ओके 2,40,000, ये लेट आउट है, ये भी ध्यान रखना है। और आपको पता है ये स्टेप 1 ही हो जाएगा, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही पूछा है और कुछ नहीं, ये स्टेप 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो हो, देखो एक सेकेंड, ये स्टेप 1 हो गया। फिर उसके बाद है ये जो वैल्यू है वो स्टेप 2 की वैल्यू हो जाएगी जो एक्चुअल रेंट है। और फिर आप इन दोनों में से जो हायर सिलेक्ट करोगे ना वो 2,40,000 सिलेक्ट करोगे, और एक सेकेंड, हाँ 2,40 सिलेक्ट करोगे, लेकिन उसमें एक सेकेंड अनरियलाइज रेंट भी है, सॉरी, तो अनरियलाइज रेंट भी माइनस करना है, 30,000 अनरियलाइज रेंट माइनस करना है, तो 2,10,000 यहाँ पर आएगा। अब ये स्टेप 2 का वैल्यू बनेगा, ठीक है, अब ये स्टेप 2 का वैल्यू बनेगा। और फिर इन दोनों में से आप हायर ले लो, तो हायर वैल्यू कौन सी आ जाएगी, इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है वो 2,10,000, और ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही आएगी, मतलब अगर आपका आंसर होगा तो ये आएगा। देखो मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है उस हिसाब से, और ये दोनों थियरी एकदम सिंपल सा, GST का बेनिफिट आपको लिखने थे, एडवांटेजेस, और ये आपको लिखना था अगर आपने दोनों में से कोई एक लिखा है। अब देखो ये जो डिट्टो क्वेश्चन है, ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है कौन सा, गोडसे वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। देखो यहाँ पर गोडसे वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ प्रूफ के साथ, ये यूट्यूब पे भी अपलोड है, ये यूट्यूब पे भी ये क्वेश्चन अपलोड है। देखो ये रहा गोडसे वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम ही आएगा मेरे ख्याल से, कुछ भी चेंज नहीं किया। देखो यहाँ पर बैलेंस का टोटल इस भी 4 लाख है, बाकी एडजस्टमेंट भी मैंने पढ़ ली है, कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, 4 लाख का टोटल है, और कुछ चेंज नहीं है मेरे ख्याल से। तो आंसर आपको मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे सॉल्व करवाया है, और देख लो क्या आंसर है। ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये परसेंटेज के हिसाब से ये आना चाहिए, ये अगर आ गया हो इतना तो आप मेरे ख्याल से पास आउट हो जाओगे अच्छे से। ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई, और इसके बाद ये आंसर आ गया। डन, करवाया था पहले से, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर एप्लीकेशन पे होते तो पहले से कर लिया होता। हाँ उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये वाला रिटिक वाला,
ये क्वेश्चन भी सेम आपको मैंने करवाया, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा अजय वाला, मिस्टर अजय, बस उसने अजय की जगह पे रिटिक कर दिया, ठीक है। जो पहले पेपर निकाला था वो अजय के आगे निकाला था, उसके बाद रिटिक वाला। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सिर्फ तारीख चेंज किया, साल चेंज किया, जो आपको पता है। और देखो यहाँ पर 50,000 था, ये 20% था, ये 1 महीने का बोनस था, बस वही था। देखो 50, 20, 1 महीने का बोनस, सब कुछ सेम था, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर आप जाके देख लो, तो ये आपका पूरा आंसर है। और आंसर अगर किसी का आया हो तो 10 लाख आया हो तो राइट, ठीक है। और कुछ भी हो तो आप मेरे को बताना। और अगेन मैं आपको बता देता हूँ, सेमेस्टर नंबर 5 के लिए, सेमेस्टर नंबर 5 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे 15 अप्रैल से, ठीक है, एप्लीकेशन पे, जिसमें आपको जो भी कोर्स दिया जाएगा उसका वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक रहेगा। मतलब पूरा जो आपकी सेमेस्टर 5 की एग्ज़ाम आएगी ऑलमोस्ट दिसंबर से पहले हो जाएगी, और दिसंबर तक आपकी पूरी 31 दिसंबर तक आपको वैलिडेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हो। गुजराती इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए हमारे रहेंगे, तो आपके गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट है वो भी फॉलो कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है हाउस प्रॉपर्टी, जयशंकर वाला। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है वो भी मैंने करवाया था, ये रहा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आपको 2 घर, देखो 2 घर थे और यहाँ पर आपको 3 घर थे। उसने अच्छा किया ना, आपको 1 घर कम दिया है ना। उसने क्या कर दिया, ये बीच वाला घर निकाल दिया, बेच दिया, समझो बीच वाला घर खत्म। ये काम हो गया इधर, देख लो। बस सिर्फ अमाउंट चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, सिर्फ अमाउंट चेंजेस है, बाकी पूरा क्वेश्चन ऊपर से लेकर नीचे तक डिट्टो सेम है, अमाउंट ही चेंज किया। मेरे ख्याल से सब में 1-1 जीरो बढ़ाया। यहाँ पर 60 लाख था ना, सॉरी 6 लाख था, 1-1 जीरो सब में बढ़ा दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो आई होप पूरा पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और कितने स्कोर होते हैं आप मेरे को नीचे मैसेज कर सकते हो, या कोई भी कमेंट है नेक्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए भी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। गुड बाय और टेक केयर।